हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फेवमैथ में स्वागत करती हूँ। आज का जो लेक्चर है हमारा 6 लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस फ्रीडल-फॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल। सेपरेबल कर्नल का एक और नाम होता है जिसे हम डिजनरेटेड कर्नल भी बोलते हैं। सेपरेबल कर्नल भी लिख के आ सकता है और डिजनरेटेड कर्नल भी लिख के आ सकता है। इससे पहले का जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने होमोजीनियस फ्रीडल-फॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये हमारा नॉन होमोजीनियस टाइप का होगा। ओके, तो पिछले लेक्चर जो 5th लेक्चर था उसमें हमने होमोजीनियस के लिए पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कैसे निकाला जाता है, वैसे ही हम क्या करेंगे नॉन होमोजीनियस के लिए करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन होमोजेनियस फ्रीडल-फॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल। तो हम देखते हैं इसके लिए, ये रहा, ठीक। तो कंसीडर अ नॉन होमोजेनियस फ्रीडल-फॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। तो यहाँ पे नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन की बात करी है। तो नॉन होमोजेनियस के लिए क्या होता है, जो हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वो क्या रहेगा, नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। मतलब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको गिवन रहेगी, वो 0 के बराबर नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये फ्रीडल-फॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन है ना, ये जो फ्रीडल-फॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। और ये कौन सा काइंड है, आपका सेकेंड काइंड है। और जो इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है, अपर लिमिट, वो क्या होती है, हमारी फिक्स्ड होती है या कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड काइंड फ्रीडल-फॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस टाइप। फिर इसमें जो कर्नल होता है जिसमें x वेरिएबल का भी फंक्शन होता है और t वेरिएबल का भी फंक्शन होता है। तो इस कर्नल में समेशन m इक्वल्स टू 1 to n f(i)x into g(i)t, मतलब यहाँ पे जो x वेरिएबल का फंक्शन है वो f है और t वेरिएबल का फंक्शन है वो क्या है, g है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में जो हमारा कर्नल है उसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, फ्रीडल-फॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन में। फिर हम क्या करेंगे, जो x वेरिएबल का फंक्शन होता है, जैसे कि हमने पिछले होमोजेनियस के लिए किया था, इसमें ही सिमिलरली हम वही करेंगे। जो हमारा फंक्शन है f उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, ये बाहर हो गया। और इंटीग्रेशन के अंदर हम किसे रखेंगे, t वेरिएबल के फंक्शन को रखेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो गया y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा समेशन m इक्वल्स टू 1 से n f(i)x इंटीग्रेशन a टू b g(i)t y(t) dt। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x, ये जीरो ना हो के क्या है, नॉन जीरो है, नॉन होमोजेनियस टाइप है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करते थे, जो इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रेशन के साथ जो t वेरिएबल का फंक्शन है उसको हम एक वैल्यू देते थे कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट ci जैसा वैल्यू देते थे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या रखूंगी मैं, इसी इक्वेशन में मैं रखूंगी y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा समेशन m इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे f(i)x है और इसको मैंने क्या वैल्यू दिया है, इसको मैंने c वैल्यू दिया है कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ पे जो हमने उसको इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b g1x f ऑफ x, जो x अब दोनों जो वेरिएबल है उसको हम सेम रखेंगे क्योंकि हम dx के रिस्पेक्ट में उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से g1x f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फंक्शन है ना, आपने देखा होगा हमने होमोजेनियस के लिए पढ़ा था तो ये गायब था, ये नहीं था क्योंकि हम इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए कर रहे हैं, नॉन होमोजेनियस के लिए कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो आपका फंक्शन है उसका मल्टीप्लाई होगा आपके x वेरिएबल के फंक्शन के साथ, मतलब g1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम g2 के साथ होगा, फिर ऐसे चलते जाएगा n टाइम्स तक इसका मल्टीप्लाई होगा। dx के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। प्लस लैम्डा समेशन, यहाँ पे एक ci कांस्टेंट है, फिर क्या करेंगे, इस जो g1x है फिर f(i)x x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ डेफिनेशन,
तब एक अल्फा जे आई रहेगा आपका, जहां पे आपको क्या करना रहेगा, जो टी वेरिएबल का फंक्शन है उसको एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो आपको लिमिट दिया हुआ है उसके जो लिमिट गिवन रहेगी एक्स के रिस्पेक्ट में, उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कि आप अल्फा एक बार 1 के लिए निकालेंगे, अल्फा 1 के लिए, फिर अल्फा 1 के लिए, फिर अल्फा 2 के लिए, फिर अल्फा 2 के लिए। एक सेकेंड, हाँ, अल्फा 2 के लिए निकालेंगे, फिर अल्फा 2 के लिए निकालेंगे। तो अल्फा 1 के लिए हम करते थे तो क्या आता था, 1 माइनस लैम्डा 1, फिर यहां से माइनस लैम्डा 1 जैसा, फिर यहाँ पे माइनस लैम्डा 2 जैसा, और यहाँ पे क्या आता था 1 माइनस लैम्डा 2, इस तरह से आपको वैल्यू मिलती थी। क्लियर है? तो हम तो अभी फर्स्ट मेथड ही लेके चलेंगे, जहां पे हम क्या करते थे, जो टी वेरिएबल का इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आता था उसको हम कांस्टेंट के बराबर लेके चलते थे। मैं पहले वैसे ही सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद हम सेकंड मेथड में जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो क्या रहेगा आपका, बीटा जे। ये बीटा जे निकालना है। बीटा जे निकालने का मतलब ये है कि आपका जो कर्नल में फंक्शन रहता है, आप उस फंक्शन को लेंगे, एक्स वेरिएबल के फंक्शन को, और जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जहां पे आपका जो फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 है, उसका मल्टीप्लाई करके एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि इसके जो केस है उसमें ये कैसे काम करेगा। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो केस रहेगा, अब यहाँ पे क्या है, नॉन होमोजेनियस है, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, बीटा 1 बीटा 2 सो ऑल्सो बीटा है, मतलब यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर आ जाएगा। होमोजेनियस में ये किसके बराबर होता था, 0 के बराबर होता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट केस है हमारा, अब फर्स्ट केस देखिए, अगर आपका फंक्शन 0 है ना, जो आपका फंक्शन है, क्या फंक्शन था आपका, y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस यहाँ पे क्या होता था, लैम्डा इंटीग्रेशन a टू b k ऑफ x कॉमा t y t dt। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है आपका, अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस टाइप हो जाएगा, है ना। किस टाइप से हो जाएगा, ये होमोजीनियस टाइप हो जाएगा। फिर आपका जो बीटा जे है, ये रहा बीटा जे, ये जो बीटा जे है, इस बीटा जे की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये जो बीटा जे की वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाएगी। आपका फंक्शन भी क्या हो गया, होमोजीनियस टाइप हो गया, और ये जो बीटा जे है वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तब यहाँ पे दो केस होगा, दो सॉल्यूशन होगा। पहला सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं मिल रही है आपको, तो वो कौन सा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक 0 सॉल्यूशन देगा, क्योंकि आपका फंक्शन क्या हो गया है, होमोजीनियस टाइप हो गया है। और यहाँ पे जो होमोजीनियस टाइप का हो गया, मतलब वहां से जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से जो आपका y ऑफ x है वो किसके बराबर मिलेगा, आपको 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, यूनिक 0 सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। सेकंड है हमारा इफ डी लैम्डा इक्वल्स टू 0, अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर सॉल्यूशन दे रहा है, 0 सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसके लिए आपको एक ऐसा आइगन वैल्यू जरूर मिलेगा लैम्डा, है ना। आपको हमेशा एक आइगन वैल्यू लैम्डा मिलेगा, वो भी किसके लिए, नॉन 0 सॉल्यूशन के लिए। क्यों नॉन 0 सॉल्यूशन के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होमोजीनियस टाइप हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको नॉन 0 सॉल्यूशन बोला जा, सॉरी 0 सॉल्यूशन नहीं, नॉन 0 सॉल्यूशन बोला जाता है ना, माफ कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये एक ना एक आइगन वैल्यू हमें देगा ही, है ना, आइगन वैल्यू देगा, और आइगन वैल्यू देने के साथ ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन 0 सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी आपकी 0 नहीं रहेगी। यहाँ पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मिलेगा, आइगन वैल्यू मिलेगा। क्लियर है। तो ये किसके लिए हो गया, होमोजीनियस के लिए हो गया, और हमारा जो बीटा है वो किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा, तब के लिए है। ठीक है, अब सेकंड केस देख लेते हैं हम। सेकंड केस में क्या है कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस के लिए हो जाएगा। तब आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा
चेक करना पड़ेगा कि जो आपका a से b है ना, जो आपका एक्स वेरिएबल का जो फंक्शन है ना, जो कर्नल का फंक्शन है, उसका अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन के साथ, है ना, नॉन होमोजीनियस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको, 0 मिलनी चाहिए। तो इस केस में ये जो f ऑफ x है ना आपका ऑर्थोगोनल हो जाएगा इसकी ऑल फंक्शन में, जीजे के ऑल फंक्शन में ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल टाइप हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्थोगोनल हो गया मतलब यहाँ से ये बीटा जे तो है ना, ये तो क्या है, एक बीटा जे है, तो यहाँ से बीटा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन होमोजेनियस के लिए बात किया गया है और आपका जो बीटा जे है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ भी दो सॉल्यूशन होगा। पहला सॉल्यूशन क्या होगा, जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा उसके लिए होगा, तो आपका जो फंक्शन है वो 0 नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो कांस्टेंट है वो 0 होगा, है ना, कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से आपका जो आपको एक भी आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x मिलेगा, क्योंकि हमारा जो f ऑफ x है वो नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आपको यूनिक 0 सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट होगा, अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर हो रहा है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो रहा है तो ये इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन रखेगा। ओके, यहाँ पे जो फंक्शन है आपका नॉन जीरो है और यहाँ पे जो बीटा जे है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो वो 100% यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। बस आपको चेक करना है कि जो आपका फंक्शन है वो होमोजीनियस टाइप का दिया हुआ है या नॉन होमोजीनियस टाइप का दिया हुआ है। और हमेशा ये जो बीटा जे है तब चेक करेंगे जब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर तो दिया हुआ है, साथ ही ये वाली कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है, हाँ अगर ये कर रही है तो ये हमेशा क्या होगा, ये इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा थर्ड केस है उसको हम देख लेते हैं। इसी में ये जो सेकंड सॉल्यूशन है इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इसकी जो रिजल्ट मिलेगी आपको, तो इसकी रिजल्ट कैसी मिलेगी, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द एफ ऑफ एक्स टुगेदर विद द आर्बिट्री मल्टीपल्स ऑफ आइगन फंक्शन। क्लियर है। ठीक, थर्ड केस देखिए, इसका थर्ड केस क्या बोलता है, when at least one of बीटा जे नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब आपको एक ऐसा बीटा जे मिलेगा, एटलीस्ट वन बीटा जे मिलेगा जो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। बाकी ऑल फंक्शन बीटा जे के लिए बाई चांस आपको 4 बीटा जे वाला फंक्शन गिवन है, उसमें से वो तीनों 0 हो गया, लेकिन एटलीस्ट एक जो बीटा जे है वो 0 नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा किस डिटर्मिनेंट 0 के लिए हमेशा ये क्या सॉल्यूशन देगा, ये हमेशा नो सॉल्यूशन देगा। क्लियर है। अगर ये बीटा जे की वैल्यू 0 आ जा रही है पूरी में तो ये क्या सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अदरवाइज ये कौन सा सॉल्यूशन देगा, बीटा जे नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये हमेशा नो सॉल्यूशन देगा। क्लियर है। और जो फर्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमेशा क्या सॉल्यूशन देगा, आपको हमेशा यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है। तो एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इसका जो डेफिनेशन है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, और इसके क्वेश्चन भी कीजिए। तो पिछला जो हमारे लेक्चर था उसमें का एक लास्ट क्वेश्चन छूटा हुआ था हमारा, हमने सेकंड मेथड से तो उसको सॉल्व कर लिया था, लेकिन जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो बचा हुआ था, तो हम उससे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारा, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, तो यहां से ये हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, y ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन x प्लस टी वाई टी डी टी। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारा होमोजीनियस है ना, अभी नॉन होमोजीनियस के लिए हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम होमोजीनियस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, मैंने बोला था कि इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व कराऊंगी, तो मैं वही करूँ, इसके बाद हम नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो y ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा 0 से 2 पाई साइन x प्लस टी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x इंटू कॉस टी प्लस कॉस x इंटू साइन टी वाई टी डी टी। क्लियर है। अब यहां से क्या करते थे हम, y ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा 0 से 2 पाई
साइन एक्स इंटू कॉस टी वाई टी डी टी। इसे मैं अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेती हूँ। लैम्डा 0 से 2 पाई कॉस एक्स इंटू साइन टी वाई टी डी टी। क्लियर है। और मैं क्या करती थी, जो इसमें x वेरिएबल का फंक्शन है उसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखती थी, तो मैं यहाँ पे वही करूंगी। y ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा साइन x बाहर आ जाएगा और अंदर क्या मिलेगा मुझे 0 से 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा t वेरिएबल का फंक्शन रहेगा। तो t वेरिएबल का फंक्शन क्या है मेरा, cos t y t dt प्लस लैम्डा, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, cos x बाहर निकलेगा, cos x इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, अंदर क्या बचेगा sin t, तो यहां से रहेगा sin t y t dt। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन के अंदर t वेरिएबल का फंक्शन है उसको हम क्या लेंगे, एक वैल्यू देंगे कांस्टेंट। तो चलिए देते हैं उसको वैल्यू। y ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था लैम्डा साइन x, ये c1 हो जाएगा, प्लस प्लस था ना, ठीक, प्लस लैम्डा cos x c2। अब मैं क्या करूंगी, इसको yt बना लेती हूँ, जहां पे x है वहां पे मैं क्या रखूंगी, t रखूंगी। तो लैम्डा साइन t c1 प्लस लैम्डा cos t, लैम्डा cos t यहाँ पे हो जाएगा c2 कांस्टेंट। अब हम c1 निकालेंगे, तो c1 कैसे निकालेंगे, हमारा c1 क्या लिए थे हम, c1 ये था हमारा, मैं दूसरे पेन से दिखाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। c1 हमारा ये था, ये रहा c1, ठीक है, और ये रहा c2, ठीक है। तो c1 क्या था, 0 से 2 पाई cos t y t dt था, तो 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, फिर क्या था cos t y t dt ये था। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे yt की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हमने yt निकाला है ना, ये रखेंगे 0 से 2 पाई cos t, अंदर क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे yt, तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा साइन t c1 प्लस लैम्डा cos t c2, और इसका क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो c1 इक्वल्स टू cos t मैं अंदर लेके चली जाती हूँ मल्टीप्लाई में, तो 0 से 2 पाई क्या हो जाएगा लैम्डा c1 साइन t cos t dt प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी लैम्डा c2 बाहर कर देती हूँ, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई क्या हो जाएगा cos t इंटू cos t dt हो जाएगा। तो c1 इक्वल्स टू, यहाँ पे लैम्डा c1 एज ए कांस्टेंट बाहर कर दूंगी मैं, लैम्डा c1 0 से 2 पाई, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ साइन t इंटू cos t, और नीचे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो डिवाइड के लिए बाहर कर देती हूँ 1/2 को, dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे लैम्डा c2 0 से 2 पाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t dt। क्लियर है। चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। c1 इक्वल्स टू लैम्डा c1 0 से 2 पाई 2 साइन x cos x की वैल्यू क्या होती है, साइन 2x होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा, तो आप इसको करेंगे साइन 2t dt प्लस लैम्डा c2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos स्क्वायर t की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर t की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2t अपॉन 2, तो अपॉन 2 को मैं क्या करूंगी, बाहर रखूंगी, और इसका dt के रिस्पेक्ट में क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी। तो c1 इक्वल्स टू लैम्डा c1 साइन 2t का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, माइनस cos 2t, डिवाइड में 2 रहेगा तो उसको मैं बाहर कर देती हूँ, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, इंटीग्रेशन है तो, और क्या है लिमिट 0 से 2 पाई है, प्लस लैम्डा c2 अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा t प्लस cos 2t का क्या हो जाएगा, साइन 2t अपॉन 2 हो जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से 2 पाई है इसकी लिमिट। तो c1 इक्वल्स टू
लैम्डा C1 अपॉन 2, यहाँ पे माइनस कॉस टी की जगह मैं क्या रखूंगी, 2 पाई रखूंगी, है ना, क्योंकि हमने टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था, तो हमारी जो लिमिट है वो हमेशा किस में रखेगी, टी में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस 2t है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, कॉस 0 मिलेगा, प्लस लैम्डा C2 अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह मैं क्या रखूंगी, 2 पाई रखूंगी, प्लस यहाँ पे क्या रखूंगी, साइन 4 पाई अपॉन 2 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस टी की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो C1 इक्वल्स टू लैम्डा C1 अपॉन 2 cos 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, -1, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो गया, माइनस की वजह से मैंने माइनस किया है, प्लस लैम्डा C2 अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई, और हमें पता है साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C1 इक्वल्स टू -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिली, लैम्डा C2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में क्या है, 2 पाई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, C1 की वैल्यू लैम्डा C2 पाई इसकी वैल्यू मिली, ठीक है। तो इसको आगे और सॉल्व कर लेती हूँ मैं। तो C1 की वैल्यू मुझे क्या मिली, लैम्डा C2 पाई इसकी वैल्यू मिली, इसको मैं लेफ्ट में लेके आ जाती हूँ, C1 माइनस लैम्डा पाई C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैं इसको इक्वेशन 1 दे देती हूँ। फिर हम क्या निकालेंगे, C2 निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, C2, तो C2 निकालते हैं, तो C2 क्या था हमारा, 0 से 2 पाई, इसकी वैल्यू थी हमारी, देख लेते हैं एक बार, C2 की वैल्यू ये रही साइन टी वाई टी डी टी, तो साइन टी वाई टी डी टी के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो वाई टी क्या था मेरा, C2 इक्वल्स टू 0 से 2 पाई साइन टी वाई टी था लैम्डा C1 था, और यहाँ पे क्या था, एक बार देख लेती हूँ मैं, लैम्डा C1 साइन टी प्लस लैम्डा C2 कॉस टी डी टी के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो C2 इक्वल्स टू साइन टी का मल्टीप्लाई कर देती हूँ अंदर, 0 से 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा C1 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, डी टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लैम्डा C2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन टी इंटू कॉस टी डी टी, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको, C2 इक्वल्स टू लैम्डा C1, यहाँ पे क्या था, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर टी डी टी था, प्लस लैम्डा C2 0 से 2 पाई साइन टी इंटू कॉस टी डी टी था। यहाँ पे क्या होता है, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला उसका, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 आता है, तो मैं क्या करूंगी, 1/2 को बाहर रखूंगी, और इसका टी के रिस्पेक्ट में क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी, यहाँ से लैम्डा C2, अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 2 का डिवाइड कर देती हूँ, तो 2 मैं बाहर रख दूंगी 1/2 को, और यहाँ से 2 साइन टी कॉस टी की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन 2t होती है, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन 2t dt, ठीक है। तो C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा C1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, तो t का क्या हो जाए, 1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और cos 2t का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन 2t अपॉन 2, लिमिट रख देंगे, क्या है लिमिट, 0 से 2 पाई है, प्लस यहाँ पे क्या है, लैम्डा C2 अपॉन 2, और हमें पता है साइन 2t का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है हमारा माइनस कॉस 2t अपॉन 2, तो 1/2 को मैं बाहर कर देती हूँ, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई हो जाएगा,
ठीक है। तो C2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, लैम्डा C1 अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही मैं अपर लिमिट रखूंगी तो t की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, माइनस साइन 2t, तो यहां से हो जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट रखूंगी तो माइनस लोअर लिमिट रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे लैम्डा C2 अपॉन क्या हो जाएगा, 4, और आप सभी को पता है cos 2 t की जगह मैं रखूंगी 2 पाई, तो यहाँ से हो जाएगा cos 4 पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस कॉस 2t, तो यहाँ पे जैसे ही मैं t की जगह क्या रख दूंगी, 0 रख दूंगी, तो ये प्लस में हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। C2 इक्वल्स टू लैम्डा C1, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, 2 पाई, और हमें पता है साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ से सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, तो यहाँ से लैम्डा C1 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है, 2 पाई है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस लैम्डा C2 अपॉन 4, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, cos 4 पाई की वैल्यू 1 होती है, और प्लस cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ माइनस के साथ है तो 1 प्लस 1, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, C2 इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा C1 पाई, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा C1 पाई, तो C2 माइनस लैम्डा C1 पाई इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन क्या दे दे इसको, इक्वेशन हम 2 दे देते हैं। मैं एक काम करती, इक्वेशन 1 को भी लिख लेती हूँ यहाँ पे, तो इक्वेशन ये 1 ये था, C1 माइनस लैम्डा C2 पाई इक्वल्स टू 0 था, इक्वेशन क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक मैट्रिक्स में बना लेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हम कैसे लिखेंगे, पहले C1 आएगा, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का C1 देख लेते हैं, तो क्या है यहाँ पे 1 है, ओके। अब C2 देखते हैं, तो C2 की वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा पाई है, यहाँ पे C2 आ जाएगा, C1 C2। फिर आप इक्वेशन 2 देखेंगे, तो इक्वेशन 2 में C1 क्या है आपका, माइनस लैम्डा पाई है, और C2 क्या है आपका, 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, ये डी लैम्डा है ना, डी लैम्डा, तो डी लैम्डा इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस माइनस पाई, तो इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, लैम्डा की 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस 1 अपॉन पाई और सेकेंड है माइनस 1 अपॉन पाई, इसकी वैल्यू आ रही है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट लेके एक बार C1 लिया, एक बार C2 लिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया, अब आपको देखना है ये कौन सा सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपको आइगन वैल्यू मिल गई है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही रखेगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, ठीक है। कब के लिए, जब आपका लैम्डा इक्वल ना हो 1 अपॉन 1 प्लस माइनस 1 अपॉन पाई के लिए, ठीक है। जब आपका जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो मिलेगा, कब के लिए, जब आपका जो आइगन वैल्यू है इसके बराबर ना हो, अगर ये इसके बराबर हो गया तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब जो आपकी लैम्डा है वो नहीं, मतलब जो लैम्डा है वो बराबर नहीं है प्लस माइनस 1 अपॉन पाई के, तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर ये ऐसा हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन पाई हो गई इसकी वैल्यू, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब आपको मैंने यहाँ पे आइगन फंक्शन नहीं बताया कि आइगन फंक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये तो आइगन वैल्यू निकालने का एक तरीका हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, आइगन फंक्शन निकालेंगे। तो आप सभी को पता है, आपने मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस पढ़ा है, तो वेक्टर स्पेस में हम उसका जो मतलब आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हम कैसे उसका वेक्टर निकालते हैं, है ना।
तो ये हम इसमें आइगन फंक्शन निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो आइगन फंक्शन आइगन वेक्टर की बात किया है, तो आप यहाँ से देखिए आपको जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या, आप इस डिटर्मिनेंट को लिख लीजिए, डी लैम्डा इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा पाई, यहाँ से क्या था माइनस लैम्डा पाई और यहाँ पे 1 था, ठीक है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट केस है क्या हमारा, जब लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो, पाई हो, जब लैम्डा की वैल्यू क्या हो 1 अपॉन पाई हो, तो ये कैसे हो जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ से लैम्डा की जगह मैं क्या रखूंगी 1 अपॉन पाई, है ना। तो 1 अपॉन पाई, पाई से पाई कटेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा -1 मिलेगा, ऐसा ना, इस तरह से 1 -1 अपॉन पाई और यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे भी -1 अपॉन पाई और ये पाई और यहाँ पे 1। तो आप देख सकते हैं लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सॉरी पाई से पाई, मैं लैम्डा बोल रही हूँ, ये पाई है, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1 -1 और यहाँ पे -1 और 1 बचा, क्लियर है। और यहाँ पे मैं क्या रखूंगी C1, एक सेकेंड, मैट्रिक्स है ना ये, अभी डिटरमिनेंट थोड़ी निकाल रहे हैं अपन, C1 C2 होमोजीनियस के लिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 0 रहेगा, क्लियर है। तो मैं इसमें रो ऑपरेशन लगाऊंगी तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, ये 0 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 -1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ठीक है। और C1 C2 आप सॉल्व कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा यहाँ से 0 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0, तो C1 इक्वल्स टू C2, तो C1 की वैल्यू भी 1 है और C2 की भी वैल्यू 1 है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा C1 1 निकला और C2 भी हमारा क्या निकला 1 निकला, तो हम यहाँ से हमारा जो आइगन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था हमारा y ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई था, 0 से 2 पाई और यहाँ पे क्या था, एक सेकेंड, हम यहाँ पे क्या निकाले थे, एक सेकंड रुक जाइए, y ऑफ x लैम्डा ये था लैम्डा साइन टी C1 प्लस लैम्डा कॉस टी C2, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा साइन टी C1 प्लस लैम्डा कॉस टी C2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू, दोनों से मैं लैम्डा बाहर निकाल देती हूँ, ये लैम्डा बाहर हो गया, तो यहाँ पे C1 हमारा 1 है, C2 हमारा 1 है, तो यहाँ मुझे क्या मिला साइन टी मिला, प्लस यहाँ पे क्या मिला कॉस टी मिला, और आप सभी को पता है लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन पाई, क्योंकि हम 1 अपॉन पाई के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे साइन टी प्लस कॉस टी हो गया y ऑफ x। तो आप देख सकते हैं जो आइगन वैल्यू है आपका लैम्डा इक्वल्स टू 1 पाई के करस्पॉन्डिंग आपको ये आइगन फंक्शन मिल गया, तो ये आपका क्या है आइगन फंक्शन है, क्लियर है। अब हम किसके लिए देखेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू -1 अपॉन पाई के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं 1 माइनस लैम्डा पाई और यहाँ से माइनस लैम्डा पाई 1 हो जाएगा, तो अगर मैं लैम्डा की जगह -1 अपॉन पाई रखूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें रो ऑपरेशन लगाऊं तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, तो ये हो गया 1 1 0 0 और यहाँ पे C1 C2 इक्वल्स टू 0 0, क्लियर है। तो आप लिख लीजिए C1 प्लस C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से C1 इक्वल्स टू माइनस C2, मतलब C1 की वैल्यू -1 है और C2 की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ सॉरी, C1 की वैल्यू -1 है और C2 की वैल्यू क्या है 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ही रखूंगी मैं इस वाले इक्वेशन में, तो y ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा -1 अपॉन पाई है अब की बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टी, तो C1 की जगह मैं क्या रखूंगी -1 रखूंगी, तो माइनस साइन टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे C2 मेरा 1 है, तो यहाँ पे मुझे cos t मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा y ऑफ x, थोड़ा साफ करके लिख देती हूँ तो ज्यादा सही रहेगा,
तो ये हो जाएगा -1 अपॉन माइनस का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, y ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा साइन t, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस कॉस t। तो ये क्या हो गया, -1 अपॉन पाई लैम्डा की वैल्यू के लिए ये आपका क्या हो गया, ये आइगन फंक्शन हो गया। क्लियर है। तो होमोजीनियस में आइगन फंक्शन इस तरह से निकाला जाता है। और होमोजीनियस है मतलब जो आपका f ऑफ x है वो 0 है, तो आपको इसमें सिर्फ क्या करने हैं, आपको इसमें डिटर्मिनेंट चेक करने हैं, डी लैम्डा चेक करने हैं। अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपको ये कौन सा सॉल्यूशन देगा, 0 सॉल्यूशन देगा, क्योंकि जो आपका फंक्शन है f ऑफ x है वो तो 0 है। ठीक है, फंक्शन 0 है, और जाहिर सी बात है अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया मतलब आपको एक भी आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एक भी आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी मतलब आपका कांस्टेंट क्या होगा, आपका जो कांस्टेंट है c1 इक्वल्स टू c2 सो आल्सो cn वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 के बराबर हो गया तो यहाँ से आपका y ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 0 सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक 0 सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया मतलब आपको एक ना एक आइगन वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। अब वो आइगन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और आइगन वैल्यू मिल जाएगी मतलब यहाँ से ये कौन सा सॉल्यूशन रखेगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस टाइप का। तो चलिए देखते हैं नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नॉन होमोजीनियस के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए जो आपका फंक्शन है वो क्या है, आपका फंक्शन है वो cos x है जो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, नॉन होमोजीनियस टाइप हो गया, नॉन होमोजीनियस टाइप हो गया। और यहाँ से जो आपका कर्नल है k ऑफ x, t है वो क्या दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से y ऑफ x इक्वल्स टू cos x प्लस साइन x को मैं बाहर रखूंगी, साइन x मेरा बाहर रहेगा, अंदर क्या मिलेगा मुझे, सॉरी यहाँ पे लैम्डा भी है ना, तो ये लैम्डा 0 से पाई वाई टी dt मिलेगा। और मैं इसको क्या करूंगी, एक कांस्टेंट वैल्यू दूंगी c। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा y ऑफ x इक्वल्स टू cos x प्लस लैम्डा साइन x c1 दे देती हूँ इसको। क्लियर है, इसको मैंने क्या दिया, एक कांस्टेंट c1 दे दिया है। ओके, तो c1 मैंने एक कांस्टेंट दे दिया है। अब यहाँ से आप देखिए अब क्या करना है मुझे, c1 इक्वल्स टू इस कांस्टेंट को सॉल्व करना है। तो क्या था कांस्टेंट मेरा, 0 से पाई था, वाई टी dt था। अब ये जो yx है मैं क्या करूंगी, इसमें t रख दूंगी x की जगह, तो ये हो जाएगा cos t प्लस लैम्डा साइन t c1, और ये क्या है हमारा yt है। तो मैं क्या करूंगी, इस इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू रखूंगी। तो 0 से पाई yt क्या है मेरा, yt है cos t प्लस लैम्डा साइन t c1, और इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। c1 इक्वल्स टू यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से पाई क्या होगा, cos t dt प्लस लैम्डा c1, 0 से पाई क्या होगा, साइन t dt। ठीक है, क्या किया मैंने, अलग अलग इंटीग्रेशन में वैल्यू रख के इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ। पहले 0 से पाई cos t का करूंगी, है ना, t के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ से लैम्डा c1 कांस्टेंट है तो मैंने इसको बाहर कर दिया है। फिर किसका इंटीग्रेशन करूंगी, मैं साइन t का करूंगी t के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो c1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, cos t। तो आप सभी को पता है cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का होता है साइन t, लिमिट क्या है मेरी 0 से पाई है। और यहाँ पे आप देखिए प्लस लैम्डा c1, तो प्लस लैम्डा c1, और यहाँ पे क्या है साइन t है, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे, माइनस cos t मिलेगा, और लिमिट क्या है मेरी 0 से पाई है। तो c1 इक्वल्स टू साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू t की जगह पाई रख दूंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 0 हो जाएगा ये मेरा। ठीक है, प्लस लैम्डा c1, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, माइनस कॉस t की जगह मैं क्या रखूंगी, पाई रखूंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, cos 0 मिला। ठीक है, तो c1 इक्वल्स टू मुझे पता है साइन पाई की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है, और साइन 0 की भी वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
प्लस लैम्डा C1 और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू 1 होती है, माइनस है तो माइनस के साथ है तो -1 हो गया, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1 होती है, तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, तो C1 क्या मिलेगा मुझे 0 मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो और जो आपका कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो 0 के बराबर हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक भी आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे आपको यूनिक जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक जीरो सॉल्यूशन मिलेगा मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, y ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ था cos x प्लस, तो ये इसको मैंने c माना था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक भी आइगन वैल्यू नहीं मिली, मतलब क्या हो जाएगा y ऑफ x इक्वल्स टू मुझे cos x मिल जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो मुझे क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं y ऑफ x इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया cos x मिल गया, तो ये मेरा क्या हो गया एक यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया, तो ये मेरा